पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास एनआईए की वो रिमांड कॉपी है जिसमें जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं और साथ ही चिंता बढ़ा देने वाले भी हैं। बड़ी खबर यह है कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता था। इसके अलावा खास समुदाय के नेता पीएफआई के निशाने पर थे। यही नहीं, पीएफआई दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने की साजिश में भी जुटा हुआ था। पीएफआई युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करवाने की साजिश भी रच रहा था। पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रिमांड रिपोर्ट में खूनी खेल की तैयारी बाद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पीएफआई का प्लान। चौंकिए मत, ये सब खुलासा हुआ है एनआईए की दाखिल रिमांड रिपोर्ट में। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश के करीब 15 राज्यों में एनआईए और ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। और जब इनमें 10 आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए केरल के एर्नाकुलम कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट दाखिल की गई तो उनमें कई खुलासे किए गए। ये रिमांड रिपोर्ट एबीपी न्यूज के हाथ भी लगी, जिसमें खुलासा किया गया है कि पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता है। यही नहीं, भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए पीएफआई खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएफआई ने एक समुदाय विशेष के नेताओं की हिट लिस्ट तैयार की थी। आप तस्वीरों में देखिए, यही वो एनआईए की रिपोर्ट है जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपियों से पूछताछ और छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज में पीएफआई की आतंकी साजिश की कुंडली है। अब आपको पाकिस्तान परस्त पीएफआई के कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इन नारों की गूंज हम आपको नहीं सुना सकते। पाकिस्तान परस्त ये नारे भारत की जमीन पर बुलंद हो रहे हैं। वायरल वीडियो पुणे का बताया जा रहा है, जहां परसों पीएफआई के कार्यकर्ता जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पीएफआई के जिस प्रदर्शन में पाकिस्तान परस्त नारेबाजी की बात कही जा रही है, वो भी प्रशासन की अनुमति के बिना किया गया। अब पुलिस नारे वाले इस वीडियो की जांच कर रही है और वहां की सरकार कार्रवाई का भरोसा भी दे रही है। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर अभी बोलना उचित नहीं होगा। ये पूरी कार्रवाई होने के बाद आधिकारिक रूप पर इसके ऊपर बयान आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नेताओं की पीएफआई से हमदर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो पीएफआई की तुलना आरएसएस और वीएचपी से कर दी। जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। हालांकि अपनी रिपोर्ट में एनआईए ने यह साफ कर दिया है कि पीएफआई का मकसद आतंक फैलाना है। इसलिए अहम सवाल ये है कि इस संगठन पर बैन कब लगेगा। इस खुलासे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हैदराबाद से आशीष, दिल्ली से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ संजय त्रिपाठी और पटना से शशांक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एनआईए की इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और साथ ही चिंता बढ़ाने वाले भी हैं। जी हाँ प्रणब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एर्नाकुलम कोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो अपनी रिमांड रिपोर्ट सौंपी है और जो रिमांड रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, एबीपी नेटवर्क के पास है, वो साफ तौर पे बताता है कैसे पीएफआई जो है वो देश में एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता था, वो अव्यवस्था पैदा करना चाहता था। उसने एक हिट लिस्ट, इस रिमांड रिपोर्ट में इस बात का खास जिक्र है कि उसने एक हिट लिस्ट तैयार की थी, एक खास समुदाय विशेष के नेताओं की। उस हिट लिस्ट वो एक्ट करना चाहता था। इस रिमांड रिपोर्ट में एक और शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लड बाथ। एनआईए ने इन जो 10 गिरफ्तार पीएफआई के एक्टिविस्ट हैं उनकी रिमांड की मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि ये जो एक्टिविस्ट हैं इनसे पूछताछ करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये देश में ब्लड बाथ, खूनी खेल करना चाहते थे और उसको रोकने के लिए इनको हिरासत में लेकर और पूछताछ करने की ज़रूरत है। इस रिमांड रिपोर्ट में इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र है कि कैसे पीएफआई देश में इस्लामिक शासन और इस्लामिक लॉ लागू करना चाहता। तो जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा खुलासा है और एनआईए की ये रिमांड रिपोर्ट
पीएफआई के जो मकसद है, पीएफआई ने अपने आप को, जब पीएफआई की स्थापना हुई तो उसने अपने आप को एक न्यू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताया था। उसने कहा था कि वो मुस्लिमों, दलितों और पिछड़ों के हित के लिए काम करेगा, लेकिन उसका सही मकसद क्या है, वो सही में क्या काम कर रहा है, इस रिमांड रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि कैसे वो देश में अव्यवस्था, अशांति, इस्लामिक शासन स्थापित करने की जुगत में था। बिल्कुल वरुण, जहां आशीष, वरुण का भी रुख कर लेते हैं। वरुण, इस रिपोर्ट के जरिए जो ब्लड बाथ का जिक्र किया है यहाँ पर आशीष ने, वो दिखाता है कि पीएफआई का मकसद जितना नापाक था, उसकी जड़ें लगातार उतनी ही गहरी होती जा रही थी। देखिए, बिल्कुल जो पीएफआई है उसकी जड़ें लगातार गहरी होती जा रही थी। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। मैं आपको बता दूं, एजेंसीज कई सालों से पीएफआई के ऊपर नजर रखी हुई थी। अगर 2010 के बाद की बात करूं तो एनआईए अब तक पीएफआई के 46 जो मेंबर्स हैं उनको कोर्ट से सजा दिला चुकी है। तो पीएफआई की कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो ये आतंकी गतिविधि होती है, एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर पहले भी शामिल रहा है। एजेंसीज कई सालों से लगातार नजर बनाई हुई थी। आपको मैं बताऊं, पिछले कुछ सालों के अंदर जो एनआईए ने अपनी रिमांड कॉपी कोर्ट के अंदर दाखिल की, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। देश विदेश से पैसा डाला गया है और कैश में, अधिकतर पैसा कैश में डाला गया है। तो किस तरीके से इनको फंडिंग हो रही थी, किस तरीके से साजिश रची जा रही थी कि इस पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाए। इस पैसे से एक्सप्लोजिव खरीदे जाने थे जिससे कि जो बड़ी आतंकी वारदातें उनको अंजाम दे सके। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज के पास बेहद पुख्ता एविडेंसेस इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद ये इस तरीके की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। क्योंकि अगर समय रहते ये कार्रवाई नहीं होती तो इस देश के अंदर जो अशांति फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो सबूत इकट्ठे हो चुके थे उसके बाद ही ये एक बड़े पैमाने पर इस पूरा ऑपरेशन को चलाया गया और ये कार्रवाई की गई है। जी, संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजय, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, इससे पहले भी जब कभी कोई भी डिस्टर्बिंग इवेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं उस पूरे घटनाक्रम के पीछे पीएफआई का भी कोई ना कोई लिंक हर बार देखने को मिला है। अब जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, क्या ये मान लिया जाए कि इस पीएफआई नाम के संगठन पर अब काउंटडाउन पर बैन लगना तय है? देखिए, पहले भी योगी सरकार इस बारे में लिख करके केंद्र को भेज चुकी है कि पीएफआई का रोल जो है न केवल हाथरस कांड में रहा, बल्कि जो सीए एनआरसी के दंगे हुए, इसके बाद में जो आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद में कानपुर और प्रयागराज में हिंसा हुई थी, उनको लेकर के साफ तौर पर पीएफआई का रोल निकल के आया था और योगी सरकार ने इस बाबत पत्र भी लिखा था कि पीएफआई को बैन किया जाए। और ताज़ा जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो मैं आपको प्रवर्तन निदेशालय की जो रिमांड नोट है वो शफीक पायत का, उसके हवाले से जानकारी देता हूं कि जो महासचिव पीएफआई रहू का लिंक निकल के आया था कि जब करीब 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उसको संडे में मिली थी रहू शरीफ को, तो उसमें से 20 लाख रुपए से ज्यादा उसने शफीक पायत को दिया था और ये पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया गया था। हाथरस कांड में इस पैसे से फंडिंग हुई है। ये सारी की सारी जानकारी जो प्रवर्तन निदेशालय का रिमांड नोट है उसमें साफ तौर पर दर्ज की गई है और इसी के चलते 10 दिन की रिमांड पर भी शफीक पायत को भेजा गया है। ये भी उसने साफ तौर पर लिखा है कि शफीक पायत जो था वो दोहा और कतर में, इन 2 अरब देशों में जा करके और चंदा इकट्ठा करता था यहाँ पर नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए। 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक साल में इन लोगों ने जुटाई है, वरना आप समझिए कितनी बड़ी रकम है। और ये सारा का सारा पैसा जो है इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाना था देश विरोधी गतिविधियों के लिए। इसमें एक्सप्लोसिव और वेपन। बिल्कुल संजय, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर साझा कर रहे हैं। पटना का भी रुख कर लेते हैं। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लगातार जो पीएफआई की जो पूरा घटनाक्रम है वो एक्सपोज होता जा रहा है, क्या इरादे थे उसके और किस तरह से बिहार में भी वो अपने पैर पसार रहा था, इसको लेकर पहले भी बयानबाजी होती रही और अब इस खुलासे के बाद बयानबाजी और तेज होती जा रही है। देखिए, जो मौजूदा ईडी का रिमांड नोट है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पीएम पर हमले तक की बात कही गई है। पटना में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था जहां पे पीएफआई की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। बाहर से लोग बाकायदा ट्रेनिंग देने आते थे, युवाओं को बाहर से युवा ट्रेनिंग लेने भी आते थे। इसके लिए विदेश से फंडिंग होती थी जो इस्लामिक राष्ट्र है। उसके अलावा टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा और इसके आड़ में डिबेट सेमिनार होते थे और सोच ये होती थी कि ऐसे लोगों को तलाशा जाए जिनकी सोच कट्टरपंथी सोच जो पीएफआई की है उससे मिल सके। फिर इन लोगों को शामिल कर पीएफआई में ब्रेन वॉश किया जाता था। पटना को लेके यही पीएम मोदी का यहाँ पे कार्यक्रम भी था। उसके पहले ही 11 तारीख को
फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ तो फुलवारी शरीफ से 5 लोग पकड़े गए थे। एफआईआर में 26 लोगों का नाम है, जिसमें से 21 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनका कनेक्शन सीमांचल से वो अब तक नहीं मिले हैं। जहां तक पीएम पर हमले की बात है तो उसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ड्रोन का उपयोग करके या भारी संख्या में भीड़ जुटा के या आधुनिक हथियार के जरिए बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन जांच एजेंसियों के पास इनपुट था। पटना पुलिस ने भी सतर्कता दिखाई थी तो कई लोग पकड़े गए थे, लेकिन 21 लोग अब भी फरार हैं। तो सीमांचल, खास करके जो सीमांचल का इलाका है वहां पर पीएफआई ने अपने पांव बहुत ज्यादा पसार रखे हैं। अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। 21 लोग अभी भी फरार हैं इस मामले के, जिसको तलाश के लिए एनआईए की आए दिन जो है छापेमारी इसमें जो है देखने को मिलती है। जी अपर्णा, बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। एक बार फिर से पूरी खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एनआईए ने जो अपनी रिमांड रिपोर्ट दी है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है पीएफआई की बड़ी साजिश का। पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता था और साथ ही इसके लिए खूनी खेल खेलने की तैयारी भी कर रहा था। पीएफआई ने नेताओं की हिट लिस्ट भी तैयार की हुई थी। तो देश में हिंसा फैलाने की पीएफआई की पूरी साजिश थी। आतंकी संगठनों से भी पीएफआई का कनेक्शन था। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। हैदराबाद से आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अब आगे क्या इस खुलासे के बाद? देखिए, रिमांड के लिए एनआईए ने कोर्ट में अपील की है और हमें उम्मीद है कि रिमांड कोर्ट देगी भी इन 10 अभियुक्तों 10 आरोपियों को जो पीएफआई के आरोपी हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। ये जो 22 तारीख का जो देशव्यापी रेड था जिसमें ईडी भी शामिल थी, उसके बाद 106 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इस पूरे मामले की शुरुआत सबसे पहले जुलाई में निज़ामाबाद, जो तेलंगाना का शहर है निज़ामाबाद, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ पर तेलंगाना पुलिस एक ट्रेनिंग कैंप को बस्ट करती है। वहाँ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मार्शल आर्ट, कराटे सिखाने की आड़ में लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करने और हिंसक वारदात करने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। उसके बाद इस केस को एनआईए अगस्त की 26 तारीख को एनआईए इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने शुरू करती है इस केस पर इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद सबसे पहले 18 तारीख को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड किया जाता है, इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 22 तारीख को इसी कड़ी में आगे देशव्यापी रेड होता है। और इस खास बात ये कि इसमें ईडी भी शामिल होती है। ईडी अब इस पूरे जो पीएफआई के फाइनेंसिंग का रैकेट है, फाइनेंसिंग कहाँ से आई, कैसे कहाँ से इसको आर्थिक मदद मिली, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जाहिर तौर पे बड़ा ये कहां से फंडिंग हो रही थी, कौन पैसे देकर पीएफआई जैसे संगठन को फलने फूलने में मदद कर रहा था, अब पूरी तह तक पहुंचने की कोशिशें यहां पर लगातार जांच के जरिए की जा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।